हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग वीडियोस लाते रहता हूं जिसमें मैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूं। लेकिन दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज मैं किसी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, जो ऐसे रूल है जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये कौन से कॉन्सेप्ट है और इनका हमारा रियल लाइफ में, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है बिहेवियरल फाइनेंस। तो ये फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MBA में हमें एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाया जाता है बिहेवियरल फाइनेंस का, जिसमें हमें बस यही बताया जाता है कि हमारा जो बिहेवियर है पैसे को लेकर के, वो किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करता है और कैसे हम अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करके, ये कॉन्सेप्ट को सीख करके अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको 4 अलग अलग बायसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अक्सर रिटेल इन्वेस्टर जो नए लोग होते हैं इस चीज़ का शिकार होते हैं, वो है लॉस अवर्जन। ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से पहले हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने मार्केट से कुछ सामान खरीदा, आप 10,000 रुपये का सामान लाए और आपको कुछ दिनों के बाद पता लगा कि ये हमें ऑनलाइन सिर्फ 9,000 रुपये में मिल जाता, तो बजाय इसके कि वो सामान कितना अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप इस पर बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, थोड़ा सा गिल्टी फील करते हो कि यहाँ पे मेरा नुकसान हो गया। आपने जो चीज़ खरीदी उसकी वैल्यू को हटा करके, उसको साइड में रख करके, आपने जो नुकसान बढ़ रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। तो ये कुछ ना कुछ, ये आपका लॉस अवर्जन है, जो कि ये कहता है कि अगर लाइफ में हमें किसी एक मोड़ पर एक फ़ायदा होता है तो हम फ़ायदे को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि नुकसान होता है तो उसका हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम उसको सह नहीं पाते। और इसका इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, चलिए, अगर कुछ लोग नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, 10-20% का फ़ायदा हुआ, तुरंत एग्जिट कर लिया। और अगर नुकसान अगर 20% का हो गया तो वो उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। उसको नुकसान अगर बढ़ रहा है तो उसको उस पर स्टॉप नहीं लगाते, प्रॉफिट पे तुरंत स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पे अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग जो है अपना प्रॉफिट तो बुक करते रहते हैं जहाँ पे प्रॉफिट हो गया, लेकिन नुकसान बुक नहीं कर पाते। वो इसी वजह से कि नुकसान लेने में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो लॉस अवर्जन का कॉन्सेप्ट यही सिखाता है कि हमें जो पेन हो रहा है वो हमारा बिहेवियर नेचर है, इसको हमें बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर हमें कहीं स्टॉप लॉस लेना है तो स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट करें। अगर पेन आ रहा है, बिहेवियर की वजह से आ रहा है, तो उसको साइड में रखें और अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करें। इसकी वजह से होता यह है कि हम कभी मल्टी बैगर रिटर्न्स तो नहीं पाते, लेकिन कोई कोई शेयर ऐसा होता है जो 50% क्रैश कर गया और एग्जिट नहीं ले पाते। और हमारा अगर पोर्टफोलियो देखें, जो अक्सर नए लोगों का देखें, तो पोर्टफोलियो पता लग जाता है कि ये लॉस अवर्जन का शिकार हुए हैं, क्योंकि उनके शेयर कोई भी प्रॉफिट ग्रीन में नहीं देखता। हालांकि उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे शेयर खरीदे थे और उसमें तुरंत एग्जिट कर लिया, और जहाँ पे नुकसान हुआ है उसको लेकर के बैठे हैं। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि आपका अगर लॉस अवर्जन बीच में आ रहा है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। पेन अगर आ रहा है तो उसको साइड में रखना है और अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों, इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है जो है संक कास्ट फैलेसी। ये होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो, अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल देते हो, बहुत ज़्यादा टाइम डाल देते हो, अपना पैसा लगा देते हो, आप सोचते हो कि यहाँ से कुछ आउटकम निकले, और जाहिर सी बात है आपने इतना फर्स्ट डाला है तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा यहाँ से कोई ना कोई आउटकम हो। लेकिन कभी कभी आउटकम जनरेट नहीं हो पाता, ज़बरदस्ती हम सोचते हैं कि वहाँ से कुछ आउटकम जनरेट हो। तो अपना एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 2-4 दिनों पहले की बात है, मेरी मदर एक कोई पुरानी टेक्नोलॉजी का एक गीज़र था, उसको साफ़ सफाई करके काफ़ी अच्छे से उसको संभाल करके रखा हुआ, और उनका कहना यह था कि इसको कहीं लगवा दो, इससे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हमारे घर में उससे बेटर क्वालिटी के, अच्छी परफॉर्मेंस के गीज़र पड़े हुए हैं जिसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी मदर जो संभाल के रखी है वो चाहती है कि उससे भी कुछ वैल्यू डेराइव की जाए।
अब ऐसा होता क्यों है? तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं संक कास्ट फैलेसी का शिकार है। वो कई सालों से उसको संभाल के रखा है, हालांकि उसको फेंक देना चाहिए, और वो इतना उसमें टाइम देती हैं, वो स्पेस घेर के रखा हुआ है कहीं पे, उसको साफ सफाई करनी पड़ती है, तो उस वजह से उनको लग रहा है यहाँ पे कोई आउटकम जनरेट होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं संक कास्ट फैलेसी का शिकार हुई है। इसके अलावा एक मैं शार्क टैंक का वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक फाउंडर आता है जो बताता है कि उसने 4 साल का वक्त दिया है, अपना 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, और शार्क्स कहते हैं कि ये प्रोडक्ट तो चल नहीं रहा, आपकी ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ना इससे कोई ट्रैक्शन मिल रहा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है ही नहीं। फिर भी वो और पैसा रेज करना चाहता है, उसको मार्केट में लॉन्च करना चाहता है ताकि उससे कुछ आउटकम जनरेट हो। तो होता क्यों है ऐसा? क्योंकि उस फाउंडर्स ने अपना 3 साल का वक्त लगा दिया, 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उसको लगता है कि अब यहाँ पे इतना कुछ मैंने लगा दिया तो यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू ड्राइव होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई जहाँ से वैल्यू ड्राइव नहीं हो रही है, जहाँ से लगता है कि कोई आउटकम नहीं निकलेगा, तो वहाँ पे वो चीज़ वहीं पर रोक देनी चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम चूंकि इतना ज़्यादा वक्त दे चुके हैं, अपना पैसा लगा चुके हैं, अपना टाइम लगा चुके हैं, तो हम सोचते हैं कि वहाँ से कुछ वैल्यू ड्राइव हो। अगेन ये संक कास्ट फैलेसी का शिकार हुए हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट में कैसे अप्लाई होता है, तो एक अगेन रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझाऊंगा कि एक इन्वेस्टर थे हमारे, हालांकि उनका अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उन्होंने अलग से एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट में उन्होंने डीवीज लैब के कई लाख रुपए के शेयर ले लिए थे, काफ़ी हाई लेवल पे 5,000 रुपये के आसपास, जब 2022 में काफ़ी हाई पे चल रहा था, और उसको कई सालों तक होल्ड किया था, 2-2.5 सालों तक, और वहाँ वो शेयर ऊपर नहीं जा रहा था। और उनका कहना ये था कि इतने दिन से होल्ड किया हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर लूँ, थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, तो अगर कोई दूसरा शेयर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एक्चुअल जो करना चाहिए कि उनको एग्जिट करके दूसरे शेयर में इंटर करें ताकि कुछ रिटर्न जनरेट कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि डीवीज लैब एक अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन उनका जो कहना था कि 2 साल से मैं होल्ड किया हूँ और वहीं से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये संक कास्ट फैलेसी की वजह से हो रहा है। उन्होंने पैसा लगाया, इतना टाइम लगा दिया, तो वो सोच रहे हैं कि उसी शेयर से कमाई की जाए, जो कि गलत है। अगर कोई शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें एग्जिट करना चाहिए और अच्छे शेयर में इंटर करना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? एक तो हम कोई शेयर ले लिए और समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम लिए के बैठे हैं कि हमने 6 महीने से होल्ड किया, एक तो हमारा कैपिटल स्टक हो जाता है, दूसरा हमारा ROI जो है इम्पैक्ट होता है, हमारा रिटर्न काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये संक कास्ट फैलेसी भी अगर आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कभी आ रहा है तो आप समझोगे कि ये मेरे इस बिहेवियर की वजह से हो रहा है, मैंने टाइम दे दिया इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे आउटकम मिले। लेकिन आपको करना ये है कि आपने जो भी टाइम दिया है मार्केट को, ये उस स्टॉक को नहीं पता है कि आप कितने दिन से होल्ड कर रहे हो, तो ये सोच करके आपको जो एक्चुअल में डिसीजन लेना चाहिए उस पर फोकस करें, बजाय इसके कि आपने 2 साल होल्ड किया है तो 2 महीना और होल्ड करें। इस तरह की जो भी आपके थॉट्स आते हैं इसको अवॉइड करना। तीसरा इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, वो है एंडाउमेंट इफेक्ट। इसको पहले रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर आप कोई चीज़ ओन करते हो तो वह उसकी सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आप जानना चाहते हो, उसके जो भी बुरी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो वो उसकी सिर्फ अच्छी न्यूज़ को सुनेगा, कोई अगर गलती से भी उसके पास बुरी न्यूज़ आ जाती है तो उसको अवॉइड करेगा, कमेंट में कुछ उठपटांगे कमेंट कर देगा वीडियोस में, और उसको आगे नहीं फैलाएगा, ना उस पर सुनना चाहेगा, लेकिन उसकी सारी चीज़ें हैं वो उसको सुनेगा भी, दूसरों को भी शेयर करेगा। तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एंडाउमेंट इफेक्ट, अगर किसी चीज़ को हम पर्सनली ओन करते हैं, हम किसी चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, तो सिर्फ उसकी अच्छी बातें ही हमें अच्छी लगती हैं। पर्सनली अगर मैंने पास्ट में कुछ वीडियोस भी बनाए जिसमें मैंने किसी कंपनी के ऊपर कुछ अगर निगेटिव पॉइंट्स वो हाईलाइट किया है, तो लोग आ जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं कि आप इस शेयर में ऐसा क्यों कर सकते हो, मैं इतने दिन से होल्ड किया। तो आपको आंख और कान ओपन करके आपको सोचना चाहिए कि फैक्ट्स क्या बता रहा है, रेदर देन कि आप सिर्फ उसके अच्छे चीज़ें के बारे में ही सोचो और उसके अच्छे चीज़ों के बारे में ही जानो। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें अच्छे और निगेटिव, कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ कंप्लीटली अच्छी नहीं होती,
कोई बुरी भी नहीं होती, लेकिन अच्छे और बुरे हर पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। अब इसकी वजह से होता क्या है, हम ब्रॉडर पिक्चर मिक्स कर देते हैं। छोटी छोटी कंपनी में अगर छोटे छोटे अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसको लेकर के बैठे रहते हैं, और कोई अगर बड़ा इम्पैक्ट है जो कि कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा है तो वो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगेन इससे हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाती है, इससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आखिरी कॉन्सेप्ट है आज इस वीडियो में, जो है मेंटल अकाउंटिंग का। अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझें तो मेंटल अकाउंटिंग क्या है, तो मेंटल अकाउंटिंग बताता ये है कि अगर हमें अलग अलग सोर्सेज से पैसे आए हैं तो हम उसको अलग अलग ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा गिफ्ट से आया हुआ पैसा है, ये मेरा दोस्त से उधार लिया था, ये वो वाला पैसा, ये मेरा सैलरी वाली कमाई है, यहाँ पे मुझे ये किसी ने रिवार्ड में मुझे मिला था, या फिर यहाँ से मैंने पेनी स्टॉक से कमाया था। तो जो भी सारे अलग अलग पैसे के सोर्सेज हैं हम उसको अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने हर किसी की अलग अलग मेंटल अकाउंटिंग कर ली है। पर्सनली जो मुझे बिहेवियर फाइनेंस का कोर्स जिन्होंने बताया था, स्टॉक पिच का कंपटीशन हुआ था मेरे कॉलेज में और उसमें मुझे कुछ कैश प्राइज़ मिला था। तो मेरे प्रोफेसर ने भी ये मुझसे सवाल किया कि इस पैसे का क्या करोगे, आप उसी कंपनी का शेयर खरीदोगे या फिर अपने दोस्तों को पार्टी देखो। हालांकि बिहेवियरल फाइनेंस तो यही कहता है कि पैसा तो पैसा है, वो उसका सोर्स कोई भी हो, क्या मैटर है। तो उसको मैंने तो सिंपली अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, और जिसको जैसे मेरे बैंक अपनी पर्सनल ज़रूरत थी उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन मेंटल अकाउंटिंग में अक्सर लोग क्या है कि जो पैसा आसानी से कमाया है उसको जल्दी उड़ा देते हैं, जो हार्ड सैलरी से आया पैसा, मेहनत का पैसा है, उसको बहुत सेफली प्ले करते हैं। कहीं पेनी स्टॉक से ज़्यादा कमा लिए तो वहाँ पे उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, क्योंकि ये मैंने अरे कमाया है, चलो एफएनओ थोड़ा खेल लेते हैं। तो ये होता क्यों है, मेंटल अकाउंटिंग की वजह से होता है। रिसेंटली मैं एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे 20,000 रुपये पड़े हैं, मैंने अपने सिस्टर से लिए थे, तो इसको मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा सिंपल, पैसा तो पैसा है, आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसी में बढ़ा दो, अगर स्टॉक्स में डाल रहे हो तो उसमें बढ़ा दो। अगर आपको फ्यूचर में अगर रिटर्न करना पड़ता है अपनी सिस्टर को तो आप अपनी सैलरी से कर दो। पैसे को तो थोड़ी पता कि वो आपके सिस्टर के पास से आया, और कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि आप अपने सिस्टर को दिया हो वैसे ही आपने अलग से रख दिया और फिर वही पैसा उठा करके दो। अगर आपके पास कोई भी सोर्स का, मेरा कहने का मतलब ये कोई भी सोर्स हो, पैसा अगर आपके पास आ गया तो उसको आपको सोचना ये है कि बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे करो। आपके पास जो भी लाइबिलिटी है, आपके पास जो भी अलग अलग खर्चे हैं, वो जो उसका तरीका उसी के हिसाब से करो। आपके पास कोई इजी मनी आ रहा है तो उसको तेज़ी से उड़ाओ, कोई मेहनत से पैसा आया है उसको बहुत सेफ प्ले करो, ऐसा करना नहीं चाहिए। और ये कहीं ना कहीं लॉस अवर्जन से भी काफ़ी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेंटल अकाउंटिंग ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई इजी मनी आ जाता है तो हम उससे बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। मतलब स्टॉप लॉस भी अगर कभी लेना पड़ा ना, तो अगर फ्री का पैसा तो हम सोचते हैं कि अरे जाने दो यार, नुकसान हो रहा है, तो ऐसा काफ़ी बार थॉट्स आता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमारा रिस्क एपेटाइट अलग अलग पैसे के लिए अलग अलग रिस्क हो जाता है। तो अगर जो हमने इजीली पैसा कमाया अलग सोर्सेज से, तो उससे हम एफएनओ खेलने लगते। जो पैसा सैलरी से आया है उसको हम म्यूचुअल फंड्स में लगाता है या बहुत सेफ स्टॉक्स में लगाता है। लेकिन एक्चुअल में हमें करना ये चाहिए कि सारे पैसे को एक जो हमारा रिस्क एपेटाइट है उसी के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना चाहिए, न कि पैसे का जो सोर्स है वो कहाँ से आया उसके हिसाब से हमारा डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके रियल लाइफ में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ताकि अगर आपको लोगों का अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आए तो फ्यूचर में इस तरह के वीडियोज़ और हम शेयर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।